बाजार आज और कल में बाजार का आज का पूरा अपडेट कैसा रहा आज शेयर बाजार, और साथ ही अब आपके लिए कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी जरूरी है। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और कल के लिए स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। साथ ही हमारे साथ जो हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट है सुदीप बंदोपाध्याय, उनसे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। और साथ ही बाजार का एक्शन बताने के लिए अलग अलग सेक्टर से जुड़ा हुआ हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हैं। किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा कुशल से जानेंगे। रेमडेसिविर की वजह से क्यों फोकस में है जुबिलेंट फार्मोवा, ये जानेंगे सृष्टि से। कैसे रहेंगे नेस्ले के नतीजे, बताएंगे वरुण। कोरोना का असर कितना असर एयू स्मॉल फाइनेंस पर दिखा, बताएंगी देवांशी। लॉकडाउन का एफएमसीजी समेत दूसरे सेक्टर्स की डिमांड पर कितना असर होगा, मानसी से समझेंगे। और ब्रोकरेज कंपनियों के आंकड़े कैसे रहे, बताएंगे कुशल हमें। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज पहला दिन था बाजार का हफ्ते का। कोरोना की चिंता ने बाजार को भी पूरी तरीके से चिंता में डाल दिया। निफ्टी ने इंट्राडे में 14,200 का अहम स्तर भी तोड़ा और उसके नीचे फिसल गया। हालांकि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी दिखी, लेकिन फिर भी निफ्टी करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ 14,350 के पास जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 900 अंक टूटकर 48,000 के नीचे बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 750 अंकों की गिरावट के साथ 31,200 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज किस तरीके के आंकड़े सामने देखने को मिले, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 1,633 करोड़ रुपए की बिकवाली की है और डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 2,356 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज की इस गिरावट को कैसे समझा जाए। कोरोना के बढ़ते हुए कहर के बीच भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत होती नजर आई और बाजार बड़े गैप के साथ खुले और खुलने के बाद और फिसलते नजर आए। जहां निफ्टी 14,200 के आसपास तक पहुंचता हुआ दिखा, वहीं बैंक निफ्टी 30,500 के आसपास तक पहुंचता हुआ नजर आया और वहां से क्लोजिंग सेशन में आखिरी एक घंटे में थोड़ी रिकवरी के साथ बंद होने में 31,000 के ऊपर बैंक निफ्टी कामयाब रहा, तो 14,350 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। और ये कमजोरी तब है जबकि ग्लोबल मार्केट से मजबूती और दमदार संकेत है। फिर से शुक्रवार के सेशन में अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त प्रदर्शन रहा। डाउ ने लाइफ टाइम हाई बनाया। लगातार 12 सेशन से S&P वहां का जो इंडेक्स है वो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। उसके बावजूद भारतीय बाजार उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। एफआईज की तरफ से भी खरीदारी के आंकड़े आए, लेकिन कोरोना के जो मामले बढ़कर 2.25 लाख के आसपास पहुंचे, इसने बाजार में डर बहुत ज़्यादा फैला दिया। और डर ये है कि लॉकडाउन और आर्थिक प्रतिबंध जो अब हर एक राज्य में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका असर इकोनॉमिक रिकवरी पर पड़ेगा, कामकाज पर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था को वापस से ट्रैक पर लाने में मुश्किल होगी, वक्त लगेगा। और ये डर बाजार में हावी होता दिख रहा है। इस डर की लीडरशिप बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों से आती हुई दिख रही है। न सिर्फ वो बल्कि रियल एस्टेट, ऑटो, सरकारी बैंक, ये सारी वो पॉकेट्स हैं जो आज काफ़ी तेजी के साथ टूटती हुई नजर आई। तो बेहद कमजोरी वाला सेशन, हफ्ते की कमजोर शुरुआत और पूरा का पूरा डर कोरोना का बाजार पर हावी होता हुआ। कल के लिए स्ट्रैटेजी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन अब ये भी समझते हैं कि आज कौन से सेक्टर में कैसा एक्शन था, बताने के लिए कुशल है हमारे साथ। कुशल, जरा बताइए आज जिस तरीके का कारोबार बाजार में दिखा, कहां कैसा एक्शन था? जी, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजारों में आज गिरावट देखने को मिली। हालांकि जिस तरह के स्तर सुबह बनाए थे मार्केट्स ने, वो कहीं ना कहीं फिर से रिकवर करते हुए दिखे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में गिनने वाले शेयरों की जहां तक बात है, वहां पर अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स टॉप लूजर निकल कर रहे। 4 से 5% का फॉल यहां था। साथ ही निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों को देखें तो वहां पर डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला यानी कि फार्मा काउंटर्स अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखे। पीएसयू बैंक्स गिरावट का शिकार होते हुए नजर आए, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया टॉप लूजर था। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी गिरावट रही। रियल्टी स्पेस भी काफी डीप कट यहां पर भी आते हुए नजर आए, जहां पर डीएलएफ इंट्राडे 6 से 7% लुढ़कता हुआ दिखा। साथ ही शोभा जैसे शेयर में भी 4 से 5% का फॉल आता हुआ नजर आया। ऑटो स्पेस में भी बिकवाली हावी रही, जहां पर अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स अगर आप देखें तो बेहतरीन जो माफ कीजिएगा यहां पर गिरावट जो है साफ तौर पर नजर आई, जहां पर अशोक लेलैंड और एमएनएम जैसा काउंटर्स में जो है भारी बिकवाली नजर आई। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस यहां पर भी गिरावट हावी रही, जहां पर आरबीएल
बैंक, फेडरल बैंक में गिरावट थी और फार्मा, जैसे कि मैं बता रहा था, अच्छे खासे गेंस के साथ आज बंद होते हुए नजर आए। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो न्यूजन सॉफ्टवेयर आपको संदीप जैन जी ने रेकमेंड किया था। साथ ही बाटा इंडिया पर बिकवाली की कॉल आशीष जी की कारगर साबित होती हुई नजर आई। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर भी हमारी गेस्ट की कॉल जो है कारगर साबित होती हुई नजर आई। बट अगर आप देखें तो ओवरऑल बाजार का जो आज ट्रेंड था वो तो नेगेटिव साइड पर ही था, जिस तरह से देश और दुनिया में कोविड के मामले फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख करे थे। सुदीप सर, आज की बड़ी खबर कोविड वैक्सीन से जुड़ी हुई 1 मई के बाद इसे खोल दिया गया 18 साल से ऊपर, कैसा इम्पैक्ट बाजार पर देखते हैं अब? जी बहुत ही पॉजिटिव है। ये डेवलपमेंट का इंतजार था क्योंकि वैक्सीनेशन को वाइड स्प्रेड करना बहुत जरूरी था। तो सरकार की तरफ से ये फैसला बहुत ही टाइमली फैसला किया गया है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि जो खबर अभी सामने आ रहा है कि राज्यों को 50% प्रोडक्शन खरीदने की अपॉर्चुनिटी रहेगी और ओपन मार्केट में भी वैक्सीन अवेलेबल करने की कोशिश होगी। ये दोनों बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि ओपन मार्केट में अगर अवेलेबल होना चालू हो गया तो शायद ये क्राइसिस, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड प्रोडक्शन एडिक्वेट हो। और प्रोडक्शन के लिए जो इंसेंटिव की बात की जा रही है, जो फंडिंग सपोर्ट की बात की जा रही है, जो एडवांस ऑर्डर्स की बात की जा रही है और उसका फंडिंग की बात की जा रही है, आई थिंक ओवरऑल एक बहुत बड़ा स्टेप है सरकार की तरफ से और ये टाइमली स्टेप है। ये कहा जा सकता है शायद ये स्टेप कुछ दिन पहले भी लिया जा सकता था, पर चलिए देर है पर अंधेर नहीं है, स्टेप तो लिया गया है। होपफुली थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि अब जिस तरीके से कोविड के मामले आगे बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने से इस पर काफी हद तक काबू पाने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। रेमडेसिविर कोरोना के इलाज में काम आने वाली ये दवा, इसकी वजह से फोकस में जुबिलेंट फार्मोवा क्यों है, पूरी खबर अच्छे से समझते हैं। बताइए सृष्टि। देश भर में कोरोना के नए मामलों में हम तेज उछाल देख रहे हैं और कई दिनों से देश में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की शॉर्टेज की खबरें भी आ रही हैं, जिसको लेकर सरकार ने भी काफी योजनाएं बनाई हैं कि आगे चल के इसका उत्पादन वो दुगना कर देंगे। पर इसी दौरान जुबिलेंट फार्मोवा की तरफ से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की भी खबर आई है। फिलहाल जो रेमडेसिविर दवा है वो भारत में 2 फॉर्म्स में मौजूद है, एक लिक्विड सॉल्यूशन और पाउडर के रूप में ये मिलती है बाजार में। पर जुबिलेंट फार्मोवा ने इसका ओरल फॉर्मुलेशन बनाया है। भारत में इन्होंने जो पहली जो सेफ्टी स्टडी है वो फिलहाल पूरी की है, उसकी जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं वो काफी पॉजिटिव पाए गए हैं और आगे चल के इसकी अतिरिक्त स्टडी के लिए उन्होंने DGCI से मंजूरी भी मांगी है। ये एक बड़ा मौका है जुबिलेंट फार्मोवा के लिए क्योंकि जो इंजेक्शन का फॉर्म है उसके बदले अगर ओरल फॉर्म में ये ड्रग और ये डोज मिलती है तो ये काफी फायदेमंद होगी। किन किन पैरामीटर्स में आइए वो जानते हैं। इंजेक्शन के मुकाबले इसका ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान होगा, स्टोरेज की दिक्कतें नहीं होंगी, साथ ही इंजेक्शन के मुकाबले भारत में इसके उत्पादन की अधिक क्षमता है। कई सारी जेनरिक कंपनीज हैं जहां पे अगर ये स्टडी सही पाई जाती है तो उसका उत्पादन कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ये जो डिमांड है वो पूरी कर पाए। और साथ ही ये जो दवा है इसको लेने के लिए, यानी जो इसकी डोज है इसको लेने के लिए कोई भी डॉक्टर या नर्स इन सब की जरूरत नहीं है, टैबलेट के फॉर्म में आपको मिल सकती है, तो आप अपने घर पे बैठे भी इसको ले सकते हैं। साथ ही ये जो दवा है जुबिलेंट फार्मोवा का कहना है कि जो इसकी डोज है वो इंजेक्शन के ही सामान 5 डोज में इसको आपको पूरा करना होगा। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट जुबिलेंट फार्मोवा की तरफ से, जिसके असर के तौर पे आज स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली और इसके आगे के डेवलपमेंट्स पे हमारी नजर रहेगी। अन्य खबरों में निफ्टी की कंपनी नेस्ले कल अपने मार्च तिमाही के नतीजे पेश करेगी। वरुण से समझते हैं। वरुण जरा बताएं, अनुमान के मुताबिक कैसे रह सकते हैं नतीजे? देखिए, नेस्ले के नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। अब लॉकडाउन हो या अनलॉक हो, मैगी तो आप और हम सब खाते ही हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। घरेलू हो या घर के बाहर की सेल्स हो, दोनों में ग्रोथ मोमेंटम जो है वो अच्छा रहेगा। खासकर देखिए जो नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च कर रही है और साथ साथ जो ग्रामीण इलाकों से मांग बढ़ रही है ना, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है। इसके लिए भारत में जो बिक्री है उसमें करीब 7 से 8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। हालांकि जो एक्सपोर्ट सेल्स है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश लगाई नहीं जा रही है। नो डाउट कच्चे माल की जो लागत है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन याद रखिए ये कंपनी उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगी, ऐसा ज़्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि विज्ञापन पे जो खर्च होता है उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है ये देखने लायक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। वैसे हमारा अनुमान है कि कंपनी की कुल सेल्स जो है उसमें करीब
8.3% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। 3600 करोड़ के आसपास ही आएगा। कंपनी की जो एबिटा है उसमें 10-10.5% की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन जो है उसमें करीब 0.5% की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। 24.1% से बढ़ के 24.6% पे आएगी और मुनाफा जो है उसमें करीब 10.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 580 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे जो है वो अच्छे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा, स्वागत है सर। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर? स्वाति जी नमस्ते। कल के जो ऑप्शन है वो हम दो जगह पे लगा रहे हैं। एक और दोनों ही कंपनियां फार्मा और हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं। तो पहली जो कंपनी है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। ये टेस्ट करती है, टेस्टिंग का काम करती है और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अप्रैल सीरीज में 3000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया जा सकता है। 144 रुपए पे ये आज बंद हुआ है, वहाँ पे लें। स्टॉप लॉस इसमें रखना पड़ेगा करीब 110 रुपए का। आपका टारगेट रहेगा 185। दूसरी तरफ सिप्ला जो आज भी बढ़ा, मार्केट पहले गिरा फिर ये बढ़ा और यहाँ पे अभी भी ये कंटिन्यूएशन मोड में है। कोई नया ब्रेकआउट इसमें नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ये जो कंटिन्यूएशन मोड है ये अभी और ऊपर भी चलेगा। तो उस दृष्टि से अप्रैल सीरीज की 960 की कॉल ली जा सकती है। 26 रुपए पे आज क्लोज हुई है, आप 26 के आसपास लें। इसमें स्टॉप लॉस रखें आप करीब 20 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 36। ध्यान रखिए ये दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेडिंग की कॉल दे रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है। तो ध्यान रखिए कि आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल बना के रखिए और प्राइस जैसे जैसे ऊपर बढ़े तो आप स्टॉप लॉस के ऊपर बढ़ाते जाइए। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स मामूली से 65 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो अमेरिका में एक सुस्ती भरा हल्का सा कमजोरी वाला सेशन हो सकता है, ऐसी आशंका डाउ फ्यूचर्स से नजर आ रही थी। लेकिन बाकी दुनिया भर के बाजार स्टेबल हैं, कोई खास चिंता की बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो 12 दिन तक लगातार रिकॉर्ड बनाने के बाद S&P अगर थोड़ा बहुत करेक्ट हो भी जाए तो कोई खास बात नहीं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हैं। ओवरऑल FIs की तरफ से बड़ी बिकवाली के संकेत अभी फिलहाल 2-3 सेशन से तो नहीं दिख रहे हैं और लोकल फंड भी चुनिंदा थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो डर है वो बाजार पर काफ़ी हावी है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या हम 14,200 को होल्ड कर पाते हैं निफ्टी पर और ऊपरी स्तरों पर 14,500 के पार निकलने के बाद ही ताकत आती नजर आएगी। तो 150 पॉइंट का आपको एक्शन दोनों तरफ निफ्टी पर, उसके बाद एक बड़ा डायरेक्शनल मूव 14,200 के नीचे निकल कर टिकते हैं, बंद होते हैं तो फिर 14,000 13,800 तक का रास्ता खुलता है। 14,500 के ऊपर निकल कर टिकते हैं तो फिर हो सकता है 14,650 14,800 तक का ऊपर का रास्ता रिकवरी का बन सकता है। इन लेवल्स पर रखनी है नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 30,400 30,500 ये अगला सपोर्ट लेवल है जो आज भी हमने होल्ड करने की कोशिश की। इसके बाद 500-700 पॉइंट की कमजोरी और हो सकती है और ऊपरी स्तरों पर 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सप्लाई है। उसके पार निकलने के बाद ही ताकत का पहला संकेत आपको मिलेगा। तो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट है। बहुत तेजी से गिरने पर निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती दिख रही है और उछाल में लगातार बिकवाली और निकलने का मौका ट्रेडर्स भी देख रहे हैं और कुछ फंड्स भी। तो दोनों तरफ के ट्रेड बाजार में होते हुए दिख रहे हैं और वही ट्रेंड मुझे लगता है कि आगे भी रहना चाहिए। आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। किरणजादव.com के सीईओ आशीष केलकर हमारे साथ है। सर स्वागत है। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां? वेरी गुड इवनिंग। देखिए हमने देखा कि फार्मा सेक्टर में अच्छा खासा उछाल हमने आते हुए देखा है, तो इसलिए मैंने डॉक्टर रेड्डीज को चुना है। डॉक्टर रेड्डीज का 5,000 का जो कॉल है उसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। इसका जो भाव है अप्रोक्सीमेटली 146 है। इसमें स्टॉप लॉस जो मेरा लगाना चाहिए वो रहेगा करीबन 150 रुपए का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 160 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 170 का। जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सुदीप जी आपके पास आएंगे शो के अंत में। मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया किसी का हो तो लॉन्ग टर्म पिक कौन सी होगी आपकी? ये 2 शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो हमारे फेवरेट रहे हैं कुछ दिनों से और ये करेक्शन के बाद और भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एक तो दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देखिए O2C सेगमेंट सेग्रीगेट होने के साथ साथ
इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और जो आई एम श्योर दे विल अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग सम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। तो इससे वैल्यूएशन के बहुत फर्क पड़ेगा रिलायंस का। दूसरी बात है, पेटकेम में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग। फार्मास्यूटिकल बोले, एफएमसीजी बोले, चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग डिमांड पेटकेम में देखा जा रहा है। रिफाइनिंग मार्जिन थोड़ा सा वीक है, पर उम्मीद ये है कि ग्लोबल मार्केट में इकोनॉमिक रिकवरी वैक्सीनेशन के साथ साथ हो रहा है, और इसके चलते ग्लोबल रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ेगा। सेकेंड क्वार्टर तक रिफाइनिंग मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। स्पेक्ट्रम में एग्रेसिवली इन्होंने बिड किया है, जो कि साफ करता है कि टेलीकॉम में इनका स्ट्रेटेजी फोकस कंप्लीट है। और जियो मार्ट, ये पैंडेमिक के चलते, दूसरे सीरीज के लॉकडाउन के चलते जियो मार्ट का पकड़, जियो मार्ट का बिजनेस और भी बढ़ने की उम्मीद है। ओवरऑल हम लोग 2300 से 2400 का टारगेट लग के एक साल के लिए नजरिया से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, ये भी दिग्गज कंपनी अपने क्षेत्र में है, लार्सन टुब्रो। जैसे हम जानते हैं, सरकार का जो 5 साल का जो एमईपी है, एनआईपी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया जाएगा, और लार्सन टुब्रो बीइंग द लीडर देयर बहुत बड़ा हिस्सा उसमें इसको मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इंप्रूव होने के कारण हाइड्रोकार्बन कैपेक्स जो बंद हो गया था, वहां पे भी इंप्रूवमेंट आएगा, और लार्सन टुब्रो इसमें भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करने की उम्मीद रखता है। जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है वो एग्जिट कर रहे हैं, और उसके चलते वर्किंग कैपिटल और रिटर्न रेशियो इंप्रूव हो रहा है। ओवरऑल करीबन 1700 रुपए का टारगेट 9 से 12 महीना के लिए रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एल&टी और रिलायंस में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की। बहुत शुक्रिया सर, शो में शामिल हुए, और तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।